हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मेरे चैनल स्टडी विद सतीश सर में स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको कि हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरा ये पूरा वीडियो देखने के बाद ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में जो आप लोग को कन्फ्यूजन या परेशानी होती है, उम्मीद है वो नहीं होगी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन का वितरण। इलेक्ट्रॉन जो परमाणु में रहता है, परमाणु में नाभिक के चारों तरफ घूमता है, तो वो परमाणु का इलेक्ट्रॉन किस किस कक्षा में, उपकक्षा में या ऑर्बिटल में वितरित रहता है, उसका वितरण किस प्रकार से होता है, इसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हमको सबसे पहले ये जानना होगा परमाणु संख्या। चूँकि परमाणु संख्या के आधार पर ही हम किसी भी परमाणु का, किसी भी एटम का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, क्योंकि वो बेस्ड जो है वो एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या। तो सामान्य रूप से जो परमाणु संख्या की जो परिभाषा है, पिछले क्लास 9 में जो है वो पढ़ना है। परमाणु संख्या का मतलब किसी भी परमाणु में उपस्थित, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या या प्रोटॉनों की संख्या को हम परमाणु संख्या कहते हैं। अगर परमाणु संख्या को हम इलेक्ट्रॉन की संख्या के रूप में अगर एक्सप्लेन करें, तो किसी उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम परमाणु संख्या कहते हैं। तो परमाणु संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले आइए हम ये जान लें कि परमाणु संख्या अगर तो है क्या। तो ये परमाणु संख्या दैट मीन्स एटॉमिक नंबर। सामान्य जो परिभाषा है परमाणु संख्या का, कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। अगर परमाणु संख्या को हम इलेक्ट्रॉन के टर्म में अगर हम लिखें, तो किसी उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम परमाणु संख्या कहते हैं। तो ये तो मुख्य परिभाषा हुई। इसके अलावा जो है परमाणु संख्या को हम अलग तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। चूँकि प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज यानी धन आवेशित कण है, तो हम ये लिख सकते हैं किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित धन आवेशित कणों की संख्या को हम परमाणु संख्या कह सकते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन में जो है ऋण आवेश होता है, ऋण आवेशित कण है, तो किसी उदासीन परमाणु में उपस्थित ऋण आवेशित कणों की संख्या को हम परमाणु संख्या कह सकते हैं। इसके अलावा परमाणु संख्या अगर देखा जाए तो जो पीरियोडिक टेबल होता है, आवर्त सारिणी होता है, तो आवर्त सारिणी में एक्चुअली क्या है कि एटम को उसके परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाता है। तो आवर्त सारणी में जो तत्वों का जो सीरियल नंबर है, क्रम संख्या है, उसे भी हम परमाणु संख्या कह सकते हैं। तो ये तो परमाणु संख्या है। परमाणु संख्या को मुख्य रूप से जेड से हम लोग सूचित करते हैं। परमाणु संख्या में एक बात जानना ये भी ज़रूरी है कि परमाणु संख्या जब भी होता है पॉजिटिव होल नंबर होता है। परमाणु संख्या कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। परमाणु संख्या कभी भी नेगेटिव यानी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, और परमाणु संख्या कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। फ्रैक्शनल कहने का मतलब दशमलव में या अंश या हर के रूप में वो नहीं हो सकता है। तो परमाणु संख्या के आधार पर हम जो है वो किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हम लिखेंगे कैसे। तो परमाणु जो है, परमाणु संख्या में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसकी परिभाषा जैसे हम लोग देखें यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी परमाणु के कक्षा यानी जिसको कि इंग्लिश में ऑर्बिट कहते हैं, उपकक्षा जिसको सब ऑर्बिट या सब शेल कहते हैं, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जो वितरण होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ किस तरह से रहता है, एक साथ कितना परमाणु रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, इसी को जो हम दर्शाते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। विन्यास का मतलब होता है संरचना। तो अब ये एक्चुअली क्या है कि हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी परमाणु में जो ऑर्बिट होता है, जिसको कि हिंदी में कक्षा कहते हैं, या इंग्लिश में एक और शब्द उसके लिए यूज होता है सेल।
तो जो सेल होता है पहला कक्षा को के से, दूसरा कक्षा को एल से, तीसरा कक्षा को एम से, चौथा को एन से, पांचवा को ओ से, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कक्षा जो है उपकक्षा में विभाजित होती है और ये उपकक्षा जो है वो एस पी डी एफ, इसमें जो है वो उसको हम सूचित करते हैं विभिन्न उपकक्षाओं को। अब ये उपकक्षा जो है वो ऑर्बिटल में विभाजित होती है। ये ऑर्बिटल हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऑर्बिटल शब्द का ही यूज होता है। ऑर्बिटल जैसे एस में जो है एस जो सब ऑर्बिट होता है उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है एस। पी सब ऑर्बिट में 3 होता है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। उसी तरह से डी जो होता है उसमें 5 होता है। तो और अलग अलग तरह का तो ये डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो पार्ट्स है, यानी ये विभाजित रहता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानने के लिए हमको सबसे पहले ये जानना होगा कि किसी भी ऑर्बिट में कितनी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो ऑर्बिट में हम एक फार्मूला है कि किसी भी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2m² होती है। तो उसके अनुसार अगर हम देखें कि यहाँ पर देखिए कि किसी भी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n²। n जो है कक्षा की संख्या, एक्चुअली वो कक्षा की संख्या अभी तो हम कहते हैं, लेकिन वो मुख्य प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। तो अब ये अगर इस फार्मूला में अगर हम देखें तो पहली कक्षा यानी के में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो 2 इंटू एन के जगह में 1 स्क्वायर यानी 2। उसी तरह से दूसरी कक्षा में 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 8। तीसरी कक्षा में 2 इंटू 2 का पावर 3 इक्वल टू 18। चौथा कक्षा जो होगा उसमें 2 इंटू 2 का पावर 4 यानी 32। तो इस तरह से इस फार्मूला के आधार पर हम सबसे पहले क्या है कि ये जान जाते हैं कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। यानी पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरी कक्षा में अधिकतम जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरी कक्षा में अधिकतम 18, चौथी कक्षा में 32, इसी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर अब दूसरी चीज़ कि ये अब कक्षा जो है वो कक्षा में यानी सब ऑर्बिट में डिवाइड होता है। तो यहाँ पर जो है सब ऑर्बिट किसी कक्षा में कितना उपकक्षा यानी किसी ऑर्बिट में कितना सब ऑर्बिट होता है। तो यहाँ पर देखिए के में 1 होता है, केवल एक सब ऑर्बिट एस। एल यानी दूसरी कक्षा में 2 होता है, एस और पी। तीसरा जो कक्षा है यानी एम, उसमें 3 सब ऑर्बिट होगा, एस पी डी। चौथा में 4 होगा, एस पी डी एफ, इसी तरह से होगा। तो अभी तक हम लोग ये देखें कि किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ये देख लिए। उसके बाद किसी भी ऑर्बिट में कितना सब ऑर्बिट होता है, ये देख लिए। अब हमें ये जानना है कि किसी भी सब ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब ये जो मैक्सिमम संख्या, तो सब ऑर्बिट यानी उपकक्षा एस में होगा 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। यानी इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, सब में डिफरेंस 4-4 का। एफ के बाद अगर जी आ जाएगा तो उसमें फिर जो है 4 जुड़ जाएगा, फिर जो है आगे एच आएगा तो 4 जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले हम लोग को कम से कम इतनी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए कि किसी भी कक्षा में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, किसी भी कक्षा में कौन कौन सा उपकक्षा यानी सब ऑर्बिट हो सकता है, और किस सब ऑर्बिट में कौन कौन सा ऑर्बिटल हो सकता है। इतना जानने के बाद हम क्या करेंगे कि तब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख। तो आइए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा कैसे जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए जो अभी तक हम लोग यहाँ पर जाने उसी के आधार पर, जैसे हम ये जाने कि पहला जो ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट में केवल एस होता है तो 1s। दूसरा में 2 जो है वो सब ऑर्बिट होता है 2s और 2p, ये लिखे। तीसरा में 3 है 3s, 3p, 3d। चौथा में 4s, 4p, 4d, 4f। पांचवा में 5 होता है 5s, 5p, 5d, 5f, 5g। इसी तरह से 6s, 6p, 6d, 6f,
6G6H ये हम लोग लिख दिए। यहाँ पर अभी तक जितना भी एटम का खोज हो चुका है लगभग 118-19, वहाँ तक जो 118-19 परमाणु संख्या है, तो उसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर GH पर नहीं आएगा। लेकिन हम लोग ये जान रहे, सिस्टम जान लेते हैं कि परमाणु संख्या चाहे कितना भी हो हम उसको लिख सके, पर ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम रटेंगे नहीं, ये समझेंगे और चाहे उसके बाद जो भी होगा हम इसके आधार पर लिखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जैसे देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम एक क्रॉस लाइन खींचते हैं इस गोला को, ये गोला है, 2 बार जो है क्रॉस लाइन लेंगे, सिंगल गोला, एक गोला को। उसके बाद अगला जो है 2 बार 2 गोला को हम लेंगे एक लाइन में, देखिए 2 बार, ये 2 बार, तो 2 बार जो है ये एक गोला, 2 बार 2 गोला, उसके बाद 2 बार 3 गोला, देखिए उसके बाद 2 बार 4 गोला। ये अपने हम आवश्यकता के अनुसार जो है जहाँ तक आएगा हम बढ़ा सकते हैं। अब ये कर लिए। अब जैसे मान लिया जाए कि हम एक लिखते हैं क्लोरीन जिसका कि परमाणु संख्या 17 है, तो हम ये जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, जो कि एटॉमिक नंबर पर निर्भर करता है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो ये 17। अब ये 17 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हमको दिखाना है डिफरेंट ऑर्बिट, सब ऑर्बिट में, तो हम कैसे जो है ये दिखाएंगे। तो अब ये देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये 17 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, यहाँ पर हम लोग जो ये बनाए हैं ये हम जान रहे हैं कि S जो होगा, S का मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन का है। वो S चाहे पहला ऑर्बिट का हो, चाहे दूसरा का हो, चाहे तीसरा का हो, चाहे चौथा का हो, चाहे 5वां का हो, चाहे 6ठा या 7वां, कोई भी S हो, उसका कैपेसिटी बस 2 ही इलेक्ट्रॉन का होगा। उसी तरह से P का कैपेसिटी 6 का है, तो चाहे वो दूसरा का हो, तीसरा का हो, चौथा का, 5वां का, 6ठा का, 7वां का, 8वां का, किसी भी ऑर्बिट का अगर वो P अवेलेबल है तो उसमें जो है वो उसका 6 ही कैपेसिटी। उसी तरह से D का मैक्सिमम 10, F का 14, G का 18, फिर आगे बढ़ता जाएगा, 4 बढ़ेंगे। अब क्या है देखिए यहाँ 17 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सबसे पहले 17 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, ये सबसे पहले इसको मिल गया 1s मिला। S का कैपेसिटी 2 का है, तो ऊपर में हम लिख दिए 1s2। तो 17 में से 2 इलेक्ट्रॉन अब यहाँ आ गया, बच गया 15। यहाँ आने के बाद ये फिर बैक जाएगा तो कहाँ पहुँचेगा, 2s में पहुँचेगा। तो 2s, S का कैपेसिटी 2 का, तो ये फिर जो है ये 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अभी भी हमारे पास 13 इलेक्ट्रॉन जो है वो बाकी है। ये यहाँ से फिर जाएगा ऐसे, तो ये आएगा, तो देखिए यहाँ कौन सा आ गया, ये 2p आया। P का कैपेसिटी 6 का, तो 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 17 में से 2 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, अभी 7 बचा हुआ है। 2p के बाद कहाँ आएगा, 3s में, तो यहाँ 3s जो है 2 इलेक्ट्रॉन, चूँकि s का कैपेसिटी 2 का ही है मैक्सिमम। अब यहाँ पर उसके बाद मेरे पास कितना बच गया, 5 इलेक्ट्रॉन बचा, क्योंकि 2 और 2 4 6 10 और 10 और 2 12 17 इलेक्ट्रॉन है। ये यहाँ पर ऐसे करके आया, तो ये हो गया 17 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 3p और 5, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ क्लोरीन का। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कैल्शियम का 20 होता है। जिस तरह से यहाँ 17 है, अब देखिए कैल्शियम, इसका मतलब यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन चला, पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ के बाद फिर ये ऐसे करके आया, तो कहाँ आया, दूसरा में 2 इलेक्ट्रॉन। 2s के बाद फिर कहाँ गया, 2p में, तो 2p ये 6 इलेक्ट्रॉन। 2p के बाद कहाँ आया, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन। 3s के बाद फिर ये कहाँ चल जाएगा, 3p में, क्योंकि p का कैपेसिटी 6 का है, तो 6 इलेक्ट्रॉन मेरे पास इलेक्ट्रॉन है अभी, तो 2 2 4 और 6 8, 2 2 4 और 6 10, 2 12 और 6 18, अब भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये देखिए यहाँ पर 3p के बाद 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है, इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखना। 3p के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ चला आता है, 4s में, 4s2, ये हो गया कैल्शियम का। अब यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। 3p जो है
3p के बाद 3d नहीं जाता है, बल्कि 3p के बाद 4s, और 4s जब भर जाएगा तब आएगा 3d में। इसका कारण क्या है? तो एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो उसके ऊर्जा के बढ़ते हुए स्तर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी, उसका एनर्जी लेवल का इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी इलेक्ट्रॉन पहले जो है वो लोअर एनर्जी ऑर्बिट में भरता है, उसके बाद उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर 3p से ज़्यादा एनर्जी 4s का भी है और 3p से ज़्यादा एनर्जी 3d का भी है, लेकिन 4s से ज़्यादा एनर्जी 3d का है, और यानी कि 3d का एनर्जी ज़्यादा और 4s का एनर्जी कम, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो 3p से पहले 4s यानी कम एनर्जी वाला में जाएगा और उसके बाद फिर जो है वो 3d में आएगा। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अब जब इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी कुछ विशेष रूप से सावधानी बरतना है, कुछ चीज़ को ध्यान रखना है कुछ विशेष कंडीशन में। जैसे मान लिया जाए एक हम लिखते हैं क्रोमियम, क्रोमियम Cr, इसका परमाणु संख्या जो होता है 24 एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पर देखिए इसका लिखेंगे तो पहले 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ये तो अभी 20 तक हो गया। देखिए 4s2 20 आया, अब 20 के बाद ये कहाँ चला गया 3d में, तो मेरे पास 3d4 ये लिख दिए। अगर इस तरह से लिखे उसी के अनुसार तो ये गलत हो जाता है। तो अब है कि गलती कहाँ कहाँ होगा। गलती देखिए कहाँ कहाँ होगा, जब लास्ट में d4 होगा, लास्ट में d9 होगा, लास्ट में f6 होगा और लास्ट में f13 होगा। ये चार कंडीशन में जब लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है तो ये जो इस नियम के अनुसार जो हम लिख रहे हैं ये गलत होगा। अब है कि क्यों गलत होगा, तो यहाँ पर एक चीज है कि एक स्टेबिलिटी का प्रिंसिपल है कि कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल और हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है। इसी के अनुसार अब जैसे क्या है कि d का जो कैपेसिटी है वो d का कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन का है, तो कंप्लीटली फील्ड का मतलब क्या हुआ कि वो जो है वो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो और हाफ फील्ड का मतलब 10 का आधा मतलब 5 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से f का जो कैपेसिटी है, f का कैपेसिटी 14 इलेक्ट्रॉन का है, यानी कंप्लीटली फील्ड जब होगा तो 14 इलेक्ट्रॉन और हाफ फील्ड होगा तो 14 का हाफ 7 यानी 7 इलेक्ट्रॉन होगा। तो जब भी d या f में कंप्लीटली फील्ड से एक कम इलेक्ट्रॉन या हाफ फील्ड से एक कम इलेक्ट्रॉन, कम यानी 10 से एक कम d में यानी 9 और हाफ उसका 5 से एक कम यानी 4, तो जब d4 और d9 होगा। उसी तरह से f में जब f13 14 से एक कम मतलब 13 और उसका आधा 7 से एक कम यानी 6, तो d13 और f13 और f6 के कंडीशन में इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे। तो अब है कि क्या होगा, सो अब इसको देखिए तो होता क्या है कि ठीक पहले वाला s जो होगा उससे एक इलेक्ट्रॉन चलाएगा, इसमें कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर से नहीं आएगा, वही इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट होगा। तब ये क्या लिखेंगे इसको 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 के जगह 4s1 हो जाएगा और यही एक इलेक्ट्रॉन यहां पर चलाएगा तो ये 3d5 होगा। अब इसी तरह से अगर हम कॉपर का लिखते हैं तो जब कॉपर का लिखते हैं, कॉपर का 29 है, जब हम लिखते हैं तो वहां पर लास्ट में 4s2 और 3d9 आ जाता है। चूंकि 4s2 तक जो है वो 20 है, तो यहां पर भी अगर ये लिखेंगे तो गलत होगा। यहां पर भी क्या करना है कि 4s1 कर देना है और 3d10 कर देना है। उसी तरह से जब f होगा 6 होगा तो इसको 7 करना है और इसके ठीक पहले वाला s, यानी देखिए पहली बार f कब आएगा, पहली बार f आएगा 4f में और 4f के ठीक पहले क्या होगा वो 6 होगा। चूंकि देखिए यहां से आने के बाद
ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और 6s में जब भर जाएगा 2 तब आएगा 4f में। तो 4f के पहले 6s होगा, तो 6s से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चल जाएगा, 6 के लिए 7 होगा और यहाँ 6s1 हो जाएगा। और उसी तरह से यहाँ पर जब होगा इलेक्ट्रॉन जब 13 है तो 13 में भी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चल जाएगा तो हो जाएगा 14। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना जान गए। अब आप लोग को प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले कुछ चीज़ों को जो है ध्यान में रखना है कि कैसे हम ये जो है ये इसको ये अगर हम बना लेते हैं, इसको अगर हम समझ लेते हैं तो 2 चीज़ ध्यान रखना है, एक कम्प्लीटली फील्ड, एक हाफ फील्ड कंडीशन। तो आज हम लोग क्या क्या जाने, एक बार इसका रिव्यू कर ले। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने चर्चा किया परमाणु संख्या। परमाणु संख्या का मतलब क्या हुआ कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। अगर परमाणु संख्या को इलेक्ट्रॉन के टर्म में अगर डिफाइन करना हुआ, अगर परिभाषित करना हुआ, तो हम लिख सकते हैं कि किसी भी उदासीन परमाणु में, यहाँ पर एक शब्द आएगा उदासीन परमाणु, कि किसी भी उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम उसके परमाणु संख्या कहते हैं। इसके अलावा हम लोग ये देखिए कि जो सीरियल नंबर भी होता है पीरियोडिक टेबल का, उसको भी हम एटॉमिक नंबर कह सकते हैं, चूँकि उसी के बराबर होता है। परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर हर समय पॉजिटिव होल नंबर होता है, यानी पूर्ण संख्या होगा वो धनात्मक होगा, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। ये हम लोग जान लिए। इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये देखें कि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक्चुअली वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। वहाँ पर हम लोग ये देखें कि ऑर्बिट जो है वो किसी ऑर्बिट में कितना सब ऑर्बिट होगा। जैसे पहला में 1 होगा, दूसरा में 2, पहला को के से हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें एक जो है वो सब ऑर्बिट एस होगा, दूसरा में 2 होगा sp, तीसरा में sp_d, इस तरह से। और ये भी हम लोग देखें कि किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम जो है इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम जो संख्या होगा, अधिकतम संख्या 2n² के अनुसार, पहला में 2, दूसरा ऑर्बिट में मैक्सिमम 8, तीसरा में, इस तरह से आगे हम लोग देखें फार्मूला में। इसके अलावा हम लोग ये देखें कि s का कैपेसिटी जो है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन का, p का जो है वो 6 का, d का 10 का, f का 14 का, और इस तरह से हम लोग एक जो ये फिगर ड्रॉ किए थे इसके आधार पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। केवल ध्यान रखना है मुख्य रूप से 2 जगह, एक D और F जो आएगा लास्ट में, वहाँ पर वो कि D4 और D9 कन्वर्ट होता है D5 और D10 में, एक इलेक्ट्रॉन पहले वाला से आ जाता है, और F6 और F13 जो है वो भी कन्वर्ट होगा F7 और F14 में। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इसके आधार पर लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग अब आसानी से जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। घर में आप लोग अब इसके आधार पर प्रैक्टिस कीजिए, और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।